नर्मदे हर। मैं हूं ओम द्विवेदी और आप देख सुन रहे हैं शब्द दर्शन। आइए अमृतलाल वेगड़ के साथ नर्मदा परिक्रमा पर चलते हैं। नर्मदा त्रयी की द्वितीय कृति अमृतस्य नर्मदा का रसास्वादन करते हैं। सुनते हैं भाग 6 धावड़ी कुंड से बड़केसर। उज्जवल धूप से भरी सुबह थी। पिछली रात को हुई वर्षा के कारण सारा ग्राम्यांचल धुला धुला लग रहा था। खेत और अधिक लुभावने लग रहे थे। हमारी पगडंडी नर्मदा की ऊंची कगार पर से है। नीचे नर्मदा की हल्की तरंगें किनारों को फेन की झालर से सजा रही हैं। गुवाड़ी के मंदिर में सुस्ताने बैठे तो वहां के पुजारी ने एक प्रसंग सुनाया। कोई 50 बरस पहले की बात है। यहां 2 भाई आए, शायद जुड़वा थे। दोनों ने यहां 12 बरस तक तपस्या की। एक ने यहां पेड़ के नीचे, दूसरे ने नीचे गुफा में। 12 बरस तक दोनों एक दूसरे से एक बार भी नहीं मिले। इसके बाद दोनों दूसरी जगह चले गए और वहां फिर तपस्या शुरू कर दी। वहां कुछ ग्रामीण भी बैठे थे। एक लड़के के पेट में बड़ी तकलीफ थी। एक ग्रामीण ने उसे लेट जाने के लिए कहा। फिर वो उसका पेट मलने लगा। मुझसे बोला, इसकी डूंडी अर्थात नाभि खिसक गई है। थोड़ी देर तक वो उसका पेट मलता रहा। दोनों पैर भी ऊंचे नीचे किए। फिर लड़के से बोला, अब उठो। लड़का उठ बैठा। वो बहुत खुश था। उसकी तकलीफ दूर हो गई थी। फिर मुझसे बोला, बाबा आज पूरनमासी है, आज फल खाना चाहिए। ठहरिए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूं। मैंने कहा, पूरनमासी तो कल थी। नहीं, आज है। कई बार 2 दशहरे और 2 दिवाली देख चुका हूं। आज 2 पूनम सही। वो घर से खरबूजा लाया। काट काट कर हमें खिलाता रहा। यहां से प्रेमगढ़ तक आपको नीचे से माई के किनारे किनारे जाना होगा। तपती तिपहरिया में प्रेमगढ़ पहुंचे। गांव क्या था, पहाड़ियों की खड़ी ढलानों से चिपकी 10-12 झोपड़ियां भर थीं। यहां खाड़ी नदी नर्मदा में मिलती है। एक पेड़ के नीचे सामान रखकर हम खाड़ी में नहाने गए। छोटू नहाकर वापस चला गया। मैं पीछे रहा। नहा धोकर ऊपर जा ही रहा था कि देखा सामने भगवा वस्त्रधारी युवा सन्यासी खड़ा है। स्वच्छ वर्ण, घुटा हुआ सिर, उघाड़ा बदन, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल और कंधे से लटकता भगवा झोला। पसीने से नहाया। मैंने पूछा, क्या आप परिक्रमा में हैं? हां। आज कहां से चले थे? सीतावन से। बहुत सवेरे चला। 10 बजे तक धावड़ी कुंड आ गया। वहां से जो चला तो यहां आ गया। मैं हैरान रह गया। 1.5 दिन में वो 40 किलोमीटर चला था। वो आगे जाना चाहता था। मैंने कहा, यहां से लक्कड़कोट का जंगल शुरू होता है। ये 22 किलोमीटर लंबा घना जंगल है। अगर आप अभी जाएंगे तो जंगल में रात हो जाएगी और आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। चलिए हमारे साथ रहिए, कल हम लोग एक साथ जंगल पार करेंगे। वो मान गया। मैंने पूछा, आपका नाम? स्वामी हंसानंद। मेरे गुरु का आश्रम लुधियाना में है। वैसे ये शरीर नेपाल का है। 14 वर्ष की आयु में संस्कृत का अभ्यास करने वो नेपाल से बनारस आया था। फिर वहीं का हो गया। पढ़ते पढ़ते सन्यास ले लिया। अभी 24 वर्ष का है। उसने कहा, परिक्रमा शुरू करने से पहले मैं नर्मदा तट के खेड़ी घाट की विरक्त कुटी में 15 दिन रहा। वहीं एक फ्रेंच साधु और उनकी ग्रीक गुरु बहन भी है। दोनों नंगे पांव परिक्रमा कर रहे हैं। वहां उन्होंने चातुर्मास किया है। दिवाली के बाद चलेंगे। दोनों उदासीन संप्रदाय के हैं। बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। सन्यासी एक परिक्रमा कर चुके हैं। गुरु बहन के साथ दोबारा चल रहे हैं।
अब वे भारतीय नागरिक हैं। हम लोग एक पेड़ के नीचे पड़े हैं। पास में ही एक खुली सी कच्ची धर्मशाला है, पर अभी तक उसका उपयोग गौशाला की तरह होता रहा और जमीन इतनी ऊबड़ खाबड़ और ढालू है कि वहां सोने की इच्छा नहीं हो रही। धर्मशाला के पास एक अच्छे पक्के मकान में भारी भरकम दाढ़ी वाला एक विशालकाय व्यक्ति रहता था। वो अकेला था और दिन भर एक तख्त पर बैठा रहता था। मैंने उसे तख्त से उतरते नहीं देखा। वो वहीं बैठा बैठा नौकरों को हुक्म चलाता रहता था। उसका बरामदा खाली था। मैंने कहा कि धर्मशाला बहुत ऊबड़ खाबड़ है, क्या और कहीं हमारी व्यवस्था नहीं हो सकती? मेरा आशय उसके बरामदे से था। मुझे झिड़कते हुए उसने कहा, तुम्हें तो महल चाहिए, पलंग चाहिए, फिर घर से चले ही क्यों? मेरी बोलती बंद हो गई। आज पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा। आज खीर खाने का रिवाज है। बहुत कोशिश करने के बावजूद कहीं से दूध नहीं मिला तो छोटू ने खिचड़ी बनाई। तब तक चांद निकल आया था। मैंने कहा, छोटू, थोड़ी देर के लिए खिचड़ी खुली छोड़ दो, चांद उस पर भी अपना अमृत बरसाएगा। उसके लिए तो जैसी खीर वैसी खिचड़ी। उसी धर्मशाला में किसी तरह सोए। आधी रात को पूर्णिमा का चांद आकाश के बीचों बीच आ गया। आसपास एक भी तारा नहीं था। उसका एक छत्र राज्य था। कुंभ के मेले में जब विशेष स्नान का दिन होता है, तब सबसे पहले नागा बाबा तथा अन्य साधु सन्यासी स्नान करते हैं। उस समय और कोई स्नान नहीं कर सकता। ये शाही स्नान कहलाता है। आम जनता इसके बाद ही स्नान कर सकती है। मुझे लगा आकाश में आज चांद शाही स्नान कर रहा है, अकेला। पूर्णिमा की रात यानी चांद के शाही स्नान की रात। और कोई ग्रह, नक्षत्र या तारा नहा नहीं सकता। हां, चांद से बहुत दूर क्षितिज के पास कोई तारा चोरी से नहा ले तो बात दूसरी है। सुबह सन्यासी कह रहा था, रात को 2 बार लुढ़क कर अपनी चादर से दूर चला गया था। ठीक से सो नहीं सका। हम लोगों का भी यही हाल था। तैयार होकर चल पड़े। खाड़ी नदी में काफी पानी था। बहाव तेज था और पंकिल पत्थर फिसल रहे थे। उसे पार करते ही भटखेड़ा आ गया। नदी के एक ओर प्रेमगढ़ और दूसरी ओर भटखेड़ा। यहां से शुरू होता है 22 किलोमीटर लंबा लक्कड़कोट का जंगल। परकम्मा वासियों के साहस को चुनौती देता सघन वन। जंगल में गांव तो क्या, एक झोपड़ी तक नहीं। गड़वाट जरूर है, पर बरसात में उग आई जंगली घास के कारण कई जगह खो गई है। जंगल के दूसरे छोर पर है पामा खेड़ी। शाम होने से पहले परकम्मा वासी को वहां हर हालत में पहुंच जाना चाहिए। हां, मार्ग छायादार है। डग डग पर शीतलता का अनुभव होता है। मैं नर्मदा के दक्षिण तट की सामने दिखाई दे रही ओंकारेश्वर की झाड़ी में से जा चुका हूं। वहां भी घना जंगल है, लेकिन हरियाली से लदे इस घनघोर जंगल की तो बात ही कुछ और है। ये दंडकारण्य का आखिरी वंशज है। इस घने जंगल में मानो हम सेंध लगाकर घुस रहे हैं। यहां की गहन निस्तब्धता जैसे आकाश तक पहुंच रही है। कभी कोई चिड़िया चहचहा कर वीणा के तार छेड़ देती है। वन तुलसी की सुगंध सारे वन में समाई हुई है। लगता है हम भी शांत जंगल के अभिन्न अंग हैं। अधिकांश पेड़ सागौन के हैं, लेकिन धवा, साज, तेंदू, कोहा और अंजन भी हैं। इन पेड़ों से छोटू हमारी पहचान कराता रहता है। हमें बताया गया था कि एक ही नाले को 15 बार पार करना होगा। शुरू शुरू में तो हम लोग गिनती करते रहे, फिर गिनना छोड़ दिया। कभी भटक जाते तो छोटू कहीं न कहीं से आगे का मार्ग ढूंढ ही लेता। पगडंडी का हल्का सा संकेत उसके लिए काफी होता। जंगल में रंग बिरंगे छायादार वृक्षों की भरमार है।
कई जगह सूखे पत्ते जमीन पर गिरकर कालीन की तरह बिछ गए हैं। उनका रंग तो फीका पड़ गया है, तो भी एक प्यारी सी महक उनसे आ रही है। हवा चलती है तो पेड़ों की पत्तियां हिलकोरे खाने लगती हैं। धूप पत्तों से छन छन कर आ रही है। किसी किसी पेड़ से ओस की बूंदें झड़ रही हैं। इस सघन वन ने मानो अपनी समस्त धरोहर हमारे सामने रख दी है। जब जंगल में गहरे आ गए तो एक जर्जर कुटी में हनुमान जी की मूर्ति मिली। सारे जंगल में हमें एक आदमी नहीं मिला, एक झोपड़ी नहीं मिली। हां, एक हिरन जरूर दिखा था और एक बड़ा सा सांप। शाम होने से पहले जंगल खत्म हो गया। एक दिन का ये वनवास अनेक वर्षों तक याद रहेगा। सोचता हूं, अब जबकि मैंने लक्कड़कोट का जंगल पार कर लिया है, मैं जंगली कहलाने का हकदार हो गया हूं। उसी अर्थ में जिस अर्थ में पेड़ जंगली होता है या झरना जंगली होता है, अथवा हो सकता है। अभी मैं इस सम्मानित उपाधि पाने योग्य नहीं बन सका हूं। जंगल खत्म होते ही सड़क मिल गई। वहां सुस्ताने बैठे। थोड़ी देर में एक ग्रामीण आया। उसने कहा, हम पामाखेड़ी के ही हैं, गाय भैंस चराने यहां आए हैं। सामने जो टापरियां दिखाई दे रही हैं वे हमारी हैं। आप चाहें तो हमारे यहां खुशी से ठहर सकते हैं। हमें और क्या चाहिए। वहीं गए। पामाखेड़ी वहां से 2 किलोमीटर है। अधिकांश परकम्मावासी वहां जाते हैं और वहां से सीधे बड़केसर निकल जाते हैं। लेकिन इसमें वो स्थान छूट जाता है जहां नर्मदा पर नर्मदा सागर बांध बन रहा है। हम ये स्थान छोड़ना नहीं चाहते थे। सीधे बड़केसर जाते तो कोई 15 किलोमीटर चलना पड़ता। बांध होते हुए जाएंगे तो 40 किलोमीटर चलना पड़ेगा। फिर भी हमने दूसरा मार्ग चुना। परंतु स्वामी ने कहा, मैं यहां से सीधे बड़केसर निकल जाऊंगा। शिवरात्रि तक मुझे हरिद्वार के कुंभ पहुंचना है। मैं इसके पहले परिक्रमा पूरी कर लेना चाहता हूं। स्वामी ये कर सकता था। एक दिन में 30 किलोमीटर चलना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। हाथ से भोजन नहीं बनाता। रूखा सूखा जो तैयार मिलता उसे खाकर तुरंत आगे बढ़ जाता। वो त्यागी और तपस्वी था। धुन का पक्का था। हम चाहते थे कि वो कुछ दिन हमारे साथ रहे, पर उसने निर्णय कर लिया था, इसलिए हमने आग्रह नहीं किया। मैंने कहा, आप मानो हमें लक्कड़कोट का जंगल पार कराने के लिए ही आए थे। उसने कहा, इस जंगल को लेकर मेरे मन में भी भय था। सुना था एक बाबा इसमें भटक गया था और 3 दिन के बाद ही बाहर निकल पाया था। आपका साथ मेरे लिए भी अच्छा रहा। सुबह मुंह अंधेरे स्वामी ने विदा ली। देखते देखते वो कोहरे में खो गया। हम भी चलने की तैयारी करने लगे। तभी पता चला कि मेरा एक जूता गायब था। हम लोगों ने बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। बरसाती जूता था लेकिन रंग चमड़े जैसा था। मैं एकदम से परेशान हो उठा। अगर नहीं मिला तो क्या होगा। नंगे पैर चलना मेरे लिए संभव नहीं। यात्रा अधूरी छोड़कर घर जाने के सिवा और कोई चारा नहीं। हे भगवान, बैठे ठाले ये कैसी मुसीबत आ गई। जरा सी गफलत से पूरी यात्रा चौपट हो सकती है। तभी किसी ने कहा, आखिरी टापरी वाले के पास 2-3 कुत्ते हैं, हो सकता है उसका कुत्ता उठा ले गया हो, वहां जाकर देखो। और वहां से मेरा जूता मिल गया। मुझे इतनी खुशी हुई कि कह नहीं सकता। जूता मिलने पर इतनी खुशी हो सकती है, यह पहली बार जाना। सोनाबाई ने हमें भरपेट ताजी छाछ पिलाई। इसके बाद ही जाने दिया। यहां से बांध तक सड़क है। बांध यहां से 18 किलोमीटर दूर है। सड़क पर चलना कितना आसान है तो सड़क, पर संस्कार उसके पगडंडी के हैं। वैसी ही सुनसान, चारों ओर वैसे ही हरे भरे पेड़। पसीने से तरबतर हम चले जा रहे थे। दोपहर तक बांध पहुंच गए। सभी इसे डेम कहते हैं। यहां चट्टानों में से बहती नर्मदा को देखकर कितना अच्छा लगा।
पास में ही सड़क का पुल है, उस पार है नर्मदा नगर। वहां मेरे बेटे का दोस्त गिरधारी रहता है, वो यहां इंजीनियर है। उसे खबर भिजवाई तो तुरंत आ गया, रहने की अच्छी व्यवस्था कर दी। आप नहाइए, तब तक मैं आप लोगों के लिए भोजन लेकर आता हूं। नीचे नहाने गए। सामने एक चट्टानी सुरंग में से एक जलधारा तेजी से बाहर आ रही थी। यही है नर्मदा। बांध बनाने में सुविधा हो, इसलिए इंजीनियरों ने नर्मदा के प्रवाह को मोड़ दिया है। उस ओर की चट्टानों में से प्रायः 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई है। उसी में से नर्मदा जल प्रवाहित होकर पुनः अपने पाट में आ जाता है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी नदी इतनी छोटी सुरंग में से कैसे निकल सकती है। दरअसल नर्मदा चाहे जितनी चौड़ी दिखाई दे, उसकी वास्तविक धारा तो क्षीण ही होती है। किनारों के बैंक में नर्मदा के 2 खाते हैं, करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। करेंट अकाउंट में उतना कारोबार नहीं होता जितना ऊपर से दिखाई पड़ता है। जहां नदी चौड़ी होती है वहां अधिकांश पानी भरा हुआ पानी होता है, सेविंग्स अकाउंट का पानी। एक मजे की बात यह है कि अंग्रेजी में नदी के किनारे को बैंक और उसके प्रवाह को करंट कहते हैं। क्या यह शब्दावली बैंकों ने नदियों से ली होगी? बांध के निर्माण का कार्य दिन रात अबाध गति से चलता है। कहीं एक्सकेवेटर तो कहीं स्क्रेपर तो कहीं बुलडोजर पूरी तत्परता से अपना काम कर रहे हैं। अगले 8-10 वर्षों में जब ये बांध बनकर तैयार हो जाएगा, तब नर्मदा यहां एक विशाल झील में परिवर्तित हो जाएगी। बरगी बांध और सरदार सरोवर बांध के कारण नर्मदा 2 विशाल झीलों का रूप पहले ही ले चुकी है। कुछ वर्षों में नर्मदा इन झीलों को जोड़ने वाली कड़ी भर बनकर रह जाएगी। शीघ्र ही ये सुंदर नदी इतिहास की वस्तु बन जाएगी, शायद पुरातत्व की। अगर कोई नौजवान आकर मुझसे पूछेगा कि हम लोग नर्मदा तट की छोटी सी पदयात्रा करना चाहते हैं, जिसमें नर्मदा का हर तरह का सौंदर्य देखने मिले और जिसमें साहस भी हो, तो मैं उसे ओंकारेश्वर से नर्मदा सागर बांध तक जाने के लिए कहूंगा। ओंकारेश्वर 24 अवतार से चलकर वनाच्छादित पहाड़ियों को देखते हुए रामपुरा पहुंचो। वहां रात रहो, सुबह चल दो और सीधे धावड़ी कुंड पहुंचो। यहां के प्रपातों और नीचे के बीहड़ चट्टानी दर्रे को जी भर कर देखो। फिर सुबह चलो और प्रेमगढ़ या भटखेड़ा में रात रहो। चौथे दिन सुबह चलो और शाम तक लक्कड़कोट का जंगल पार कर लो। पामाखेड़ी में रात रहो और 5वें दिन सड़क पकड़कर नर्मदा सागर बांध आ जाओ। बांध को तो देखो ही, बांध के नीचे की ओर नर्मदा जिस भव्य चट्टानी दर्रे में से बहती है उसे भी देखो और नर्मदा सौंदर्य की तुम्हारी ये नए प्रकार की पंचक्रोशी या 5 दिवसीय यात्रा समाप्त। इसमें तुम्हें धावड़ी कुंड के प्रपातों का अनुपम सौंदर्य तो देखने को मिलेगा ही, लक्कड़कोट का घना जंगल पार करने का अपार सुख भी मिलेगा। ये तुम्हारी सौंदर्य यात्रा भी होगी और साहस यात्रा भी होगी। और ये सब केवल 5 दिन में, दूरी 75 किलोमीटर। पर वो दिन कहां कि कोई मुझसे ऐसा सवाल करे। सवाल को जब आना होगा तब आएगा, जवाब मैंने पहले से दे दिया। तड़के चल दिए। आगे बढ़े ही थे कि छायन नदी पड़ी। काफी गहरी थी। नाव का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद एक डोंगी आई। डोंगी इतनी छोटी थी कि हम एक साथ नहीं जा सकते थे। नाविक ने हमें एक एक करके नदी पार कराई, फिर नर्मदा के संग संग आगे बढ़े। एक जगह बहुत से मछुआरे पूरे परिवार के साथ तंबू तानकर नर्मदा किनारे पड़े थे। उन्होंने बताया कि आगे किनारे किनारे जाना संभव नहीं, कोई नहीं जाता। आप यहां से ऊपर चढ़ जाइए, एक पगडंडी आपको बांका पलास ले जाएगी। वहां से आपको गड़वाट मिल जाएगी, उससे आप शाम तक बड़केसर पहुंच जाएंगे। वैसा ही किया।
कभी सुरम्य वन प्रदेश में से तो कभी खेतों में से होते हुए हम चले जा रहे हैं। आज दोपहर से ही बादल हो रहे हैं, बीच बीच में हमें उनकी छाया मिलती रहती है। चांदगढ़ और पाड़ादेई होते हुए तीसरे पहर अंजनिया पहुंचे। आकाश बादलों से घिर गया था, लगा कि पानी आएगा। एक ग्रामीण ने कहा कि हमारे घर रुक जाइए, और हम रुक भी गए। लेकिन थोड़ी ही देर में बादल छंटने लगे। लगा कि पानी अब नहीं आएगा, इसलिए फिर चल दिए। अब बड़केसर ही आएगा। आज वहां साप्ताहिक बाजार है। यहां के बहुत से ग्रामीण वहां बाजार करने गए हैं, वे हमें लौटते हुए मिलेंगे। घंटा डेढ़ घंटा चले होंगे कि आकाश फिर बादलों से घिर गया। सामने से छकड़े जैसी बैलगाड़ियों को तेजी से भगा रहे किसानों के दल आने लगे। छोटी सी बैलगाड़ी पर 2 या 3 लोग ही बैठ सकते हैं। पति बैलगाड़ी हाँकता, पीछे रंग बिरंगी साड़ी पहने और गोद में बच्चा लिए उसकी स्त्री रहती। घटा घिरती देखकर वे अपनी बैलगाड़ियों को तेजी से भगा रहे हैं। सभी को लौटने की जल्दी है। हम लोगों ने भी चाल तेज कर दी। सूरज को घनघोर घटाओं ने घेर लिया। तेज हवा के झोंके वृक्षों को बुरी तरह से झकझोरने लगे। बूंदाबांदी शुरू हो गई। शुरुआत छोटी छोटी बूंदों से हुई, फिर झड़ी लग गई। हम लोगों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बिजली कौंधी, आकाश जैसे फट पड़ा। हवा का एक प्रचंड झोंका आया और पास के पेड़ की एक बड़ी डगाल टूटकर धड़ाम से नीचे गिरी। शब्द दर्शन में आज की नर्मदा परिक्रमा यहीं तक। अगले भाग में कुछ और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मां नर्मदा का ये शब्दामृत जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारे प्रयास को अपना प्रोत्साहन दें। नर्मदे हर।